नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू और पुनः हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अभी भी घर पे स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए हुए हैं और अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, इसका आनंद ले रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। हर बार जब भी हमारी हिंदी की कक्षा लगती है तो हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ते ही हैं। इसके पहले वाली कक्षा में जैसे कि हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अपना पाठ 14 जो है उसे समाप्त किया था। तो आज पुनः हम लोग अपने हिंदी व्याकरण की ओर लौट रहे हैं और अब जबकि हमारा व्याकरण के अंतर्गत लगभग भाषा के सभी जो आवश्यक अंग होते हैं उनका अध्ययन हो चुका है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, आपके जो अन्य अविकारी शब्द होते हैं, उसके बाद में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन। तो अब हम लोग धीरे धीरे भाषा के ही एक और अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और हमारे आज का जो विषय है, जो आज का पाठ है, वह है कहानी लेखन, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है। कहानी सुनना पसंद है और कहानी बनाना तो आप लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हमें अब क्या करना है, सिर्फ उसको लिखना सीखना है। कहानी सुनना, कहानी कहना जितना आसान और आनंददायक होता है, कहानी लेखन उतना ही थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन यदि आपको वाक्य रचना आती है, आपका शब्द भंडार बहुत अच्छा है, आपको शब्दों का सही प्रयोग आता है, तो आपके लिए कहानी लेखन का जो कार्य है वह भी आसान हो जाता है। कहानी लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो एक बहुत सीधा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। बेटा, आप जिन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें आप कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं, है ना। तो अगर उन कहानियों को लिखा ही नहीं जाता तो आप क्या पढ़ते हैं? आप अगर कहानियाँ लिखी हुई आपको मिलेंगी ही नहीं, आप कहानियों को पढ़ोगे ही नहीं, तो आप कहानी सुनोगे कैसे, कहानी का अर्थ कैसे समझ में आएगा? जब कोई लिखता है तभी तो कोई उसे पढ़कर सुनाता है। नॉर्मली घर में हमें बचपन में बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, सुनी भी होंगी हम लोगों ने। उन कहानियों को क्या आप अभी तक लंबे समय तक याद रख पाने में सक्षम है? नहीं, कितनी सारी नानी दादी की कहानियां तो हम भूल भी गए, सुनी जरूर थी पर भूल गए। फिर कभी दोबारा कोई वो शब्द कहीं पर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ ये कहानी तो मैंने सुनी है। लेकिन अगर वही चीज आपके पास लिखित में हो तब वो हमारे लिए बहुत आसान होती है। जब भी हम चाहें अपनी याददाश्त को और ताज़ा और पक्का कर सकते हैं। तो कहानी लेखन जो है बेटा, वो हमारे लिए कई तरह से बहुत ही फायदेमंद है। पेज नंबर आपका है 169, सभी लोग निकाल लीजिए पेंसिल बुक में। 169। अब इसमें देखिए आपको कहानी लेखन दिया गया है। कहानी अगर चित्रों के माध्यम से हो तो पढ़ना और समझना और भी ज़्यादा आसान होता है। तो आप कहेंगे मैम छोटा बच्चा कैसे लिखेगा? अगर छोटा बच्चा कहानी सुन सकता है, बोल सकता है, कहानी बना सकता है अपने मन से, अपनी कल्पना से, तो क्या वो कहानी लिख नहीं सकता? आराम से लिख सकता है, क्योंकि अब तो उसे लिखना आ गया है ना। वर्ण कैसे बनाते हैं, शब्द कैसे बनाते हैं, उन्हें प्रयोग कैसे करते हैं। तो कहानी लेखन शुरुआत में थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमें उचित शब्द नहीं मिलते हैं। बोलना बहुत आसान है, लिखना उतना ही कठिन है ना, क्योंकि लिखी हुई चीज लंबे समय तक के लिए रह जाती है। तो कहानी लेखन में यदि आपको कुशल होना है, जिस तरह कहानी कहने के लिए भी हर व्यक्ति नहीं होता है, हर कोई व्यक्ति कहानी बना नहीं सकता, उसी तरह हर व्यक्ति कहानी लिख भी नहीं सकता।
क्योंकि लिखते समय हमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? मैम कहानी लिखने में क्या ध्यान रखना है? ध्यान तो रखना होगा, हमने जो कहानी बनाई है, हम जो कहानी कहना चाहते हैं, उस कहानी के माध्यम से जो समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास बिल्कुल सही शब्द होने चाहिए। हमारी भाषा एकदम स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, साथ ही थोड़ी सी सरस यानी कि मनोरंजक भी होना चाहिए। अगर कहानी के शब्दों में कोई मज़ा ही नहीं आया तो कहानी पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कहानी को लिखते समय हमें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कहानी लिखते समय आपके जो वाक्य हैं वो छोटा होने चाहिए, उसमें जो शब्द हैं, जो भाव है वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। कहानी की भाषा जो है वो भी सरल होनी चाहिए। साथ ही उस कहानी में से हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए, उसका कोई मोरल होना चाहिए। बिना सिर पैर के तो आप कोई भी कहानी लिख देंगे तो वो कहानी नहीं होगी, वो व्यर्थ चली जाएगी। कोई भी चीज़ समाप्त तभी होती है जब उसके अंत में उसमें से कुछ मूल निकलता है। ओके, तो कहानी को सुनने और सुनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा आनंद आता है। कहानी सुनने से क्या फ़ायदे हैं, कोई बता सकते हैं? इतने वर्षों से आप लोग कहानी सुन रहे हैं ना, क्लास 5 में आ गए हैं, और कम से कम लगभग मेरे ख्याल से जब आप 3 से 4 साल के थे तब से आप कहानियाँ सुनते, पढ़ते और देखते भी आ रहे हैं। आजकल टीवी जो आपके होता है उसमें भी देखते हैं, है ना? तो आखिर इससे फ़ायदा क्या होता है? कुछ तो फ़ायदा होता होगा। पहला, हमारा मनोरंजन होता है। मनोरंजन मतलब आनंद आता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचना, उनके बारे में बनाना। जैसे हमारी कहानी में शेर बोलने लग जाता है ना, और हाथी जो है वो अजीब अजीब से काम करने लग जाता है। कहानी में कुछ भी, कोई सा भी पात्र प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए वह कैसी होती है, हमारे लिए मनोरंजक होती हैं। साथ ही वो जीवन उपयोगी शिक्षा भी प्राप्त होती हैं। हमेशा हमने कहा कि कहानियाँ शिक्षा पूर्ण होती है, उनमें लास्ट में कुछ मोरल निकलता ही है, इसलिए भी कहानियाँ अच्छी होती हैं। कहानी से के द्वारा हम किसी को भी कोई बात बहुत सरल शब्दों में समझा सकते हैं, कह सकते हैं, और कई बार बातों को कहने का सबसे अच्छा माध्यम ही कहानियाँ होती हैं। ये नहीं कि आपको यदि कोई बहुत कठिनाई आ गई है या कोई बहुत बड़ी समस्या है, तब आप क्या करेंगे? या कोई व्यक्ति आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, आप उसको अगर उसका सीधा सॉल्यूशन बताएंगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा रहने दो, तुम्हें नहीं आता, और जिसकी परेशानी उसी को समझ में आती। लेकिन यदि आप किसी कहानी के माध्यम से उसको वो शिक्षा देंगे तो उसको वो जल्दी समझ में आती है। कि अगर चींटी 100 बार चढ़ती है ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक नॉर्मल सी कहानी सुनाई, बताती हूँ। एक राजा थे, तो एक बार क्या हुआ कि उनकी शत्रुओं से उनकी लड़ाई हुई। अब बहुत दिन तक वो लड़ाई चलती रही। एक बार उन्होंने शत्रु को हरा दिया, फिर दोबारा वही जो शत्रु था, दुश्मन था, वो वापस उसने उनके राज्य पे आक्रमण किया। वो हार गए और वो जंगलों में छुपने के लिए भाग गए, और वे बहुत दिन तक जंगलों में घूमते रहे और सोचते रहे कि आखिर अब मैं अकेला क्या करूँगा, कैसे मैं अपना राज्य वापस हासिल करूँगा। और शत्रु उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। वो किसी तरह एक गुफा में छुप गए। 2-3 दिन तक वो वहाँ पे छुप कर बैठे रहे अपनी जान बचाने के लिए। अब 2-3 दिन कंटिन्यू वहाँ रहने के बाद उन्होंने देखा कि एक मकड़ी है, वो जाला बनाती है। नॉर्मली हमारे घर में भी मकड़ी बड़े बड़े जाले बनाती है ना, तो वो जाला बनाते समय क्या होता है कि तुरंत नहीं बन जाता, वो बनाती फिर धागा टूट जाता, वो फिर से धागा जोड़ती, फिर और कहीं ना कहीं धागा टूट जाता, वो फिर बनाती। और उन्होंने देखा कि एक बार, 2 बार, कई बार ऐसा हुआ। तब उनको ये एहसास हुआ कि ये मकड़ी बार बार अपने काम में असफल हो जाती, फिर भी ये वापस उसी काम को करती है। अगर बार बार कोशिश करके ये मकड़ी अपना जाला बनाने में कामयाब हो सकती है,
तो मैं क्यों नहीं अपने तरफ से कोशिश करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर राजा वहाँ से निकले, उन्होंने अपनी योजना बनाई, फिर वे अपने लोगों से मिले, उन्होंने फिर एक सेना बनाई, फिर उन्होंने शत्रु पर हमला किया और इस बार वो फिर से विजयी हुए। तो हर छोटी छोटी सी चीज़ भी हमें शिक्षा देती ही है। हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास की हर वस्तु में कुछ न कुछ मोरल छुपा होता है। हम उसे कहानियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। तो कहानी लेखन कई बार हमारे मन के भावों को व्यक्त करने में भी सहायक होती है। मान लीजिए मुझे किसी से कुछ कहना है, अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं डायरेक्ट उस व्यक्ति से कहूँगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है वो मेरा हंसी उड़ाए। मैं क्या करूँगी, अपने मन की बात कहानी के रूप में अपनी जगह में किसी और कैरेक्टर को लगा दूंगी और वो बात सामने वाले से कहूँगी। अगर वो हंसेगा भी तो वो कहानी वाले पात्र पे हंसेगा, मुझे तो बुरा फील नहीं होगा और मुझे सामने वाले की इच्छा भी पता चल जाएगी कि सामने वाले का आखिर इस बात या इस विषय पर क्या नजरिया है। तो कहानियाँ कई बार हमें हेल्प करती है। अब कहानी लेखन में हमें यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं। राइटर ने हमें लिख कर दी है कि कहानियाँ इस तरह से लिखी जाती हैं, छोटे छोटे वाक्यों में, सरल शब्दों में कैसे लिखी जाती हैं। इन कहानियों को पढ़कर हमें भी क्या करना है, पहले तो अपने मन में कहानी बनाना है, फिर उसको लिखना है। ग्रामेटिकल अगर कोई मिस्टेक होती बेटा, अगर व्याकरणगत कोई दिक्कत होती, कोई मात्रा वगैरह गलत लगती है, वो हम सही कर सकते हैं अपने अभ्यास के द्वारा। कहीं पर यदि आपके वाक्य के बीच में कर्ता कर्म या लिंग वचन में कहीं गलती होती है तो उसे भी आप पुनः पढ़कर व्याकरण की दृष्टि से सुधार कर सकते हैं। चलिए, तो हमारी पहली कहानी बहुत मजेदार दी गई है हमें, ईमानदार सेठ। देखिए बेटा, ईमानदार सेठ में उन्होंने क्या दिया है, चित्र में आपको दिख रहा है। जैसे कहानी का नाम बहुत जरूरी होता है। अगर हमने कहानी लिख ली लेकिन अगर हमने उसको नाम नहीं दिया तो हम सामने वाले को या किसी को भी वो कहानी कैसे सुनाएंगे। नाम देना तो बहुत जरूरी होता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ईमानदार सेठ रहा करता था। वह गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद किया करता था। कहानी लिखते समय हमें क्या करना होता है, बीच बीच में उनके जो विशेषताएं हैं, उस व्यक्ति का जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसका पूरा परिचय देना होता है। पहला समय की बात है, एक ईमानदार सेठ रहता था। उसकी विशेषता क्या थी, वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद किया करता था। उसके पुत्रों को यह सब पसंद नहीं था। कहानी के अंत में उस कहानी की शिक्षा निकलती है। जब कुछ खराब होता है तभी कुछ अच्छा पता चलता है। एक बार अकाल पड़ा, बाजार में अनाज की कमी हो गई, गरीब लोग भूखों मरने लगे। अकाल किसे कहते, कोई बता सकता है? अकाल मतलब जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, उस स्थिति को हम लोग अकाल कहते हैं। पानी नहीं आया तो खेतों में फसल भी नहीं आई। मार्केट में जो अनाज था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब तक पैसा था तब तक तो हमने खरीद कर खा लिया, लेकिन जब खेत में, अभी जैसे लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, मजदूर जो थे वो खेतों में जा ही नहीं पाए, पर्याप्त अनाज ही नहीं हुआ। जितना पहले से स्टोरेज में था वो मार्केट में निकल आया, हमारे पास जितना पैसा था हमने उतना देकर खरीद कर खा लिया। अब मार्केट में स्टोरेज में रखा हुआ अनाज भी खत्म हो गया है, नया माल तो आया ही नहीं था और हमारे पास के रखे हुए पैसे भी खत्म हो गए। तो अब स्थिति कैसी हो जाती है, महंगाई हो गई। तो जो बेचारे गरीब लोग थे वो भूखों मरने लगे। तो सेठ के जो पुत्र थे उन्होंने अधिक धन कमाने के लिए गेहूं और जो दूसरा अनाज था उनके पास, उसको ऊंची कीमत पर बेचना चाहते थे। उनके बेटे क्या चाहते थे कि अपने पास जो इकट्ठा अनाज है इसके भाव अपन आप बढ़ा देते हैं, बहुत सारा अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सेठ ने उनको इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
उसने गेहूं और अन्य अनाज को कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। उल्टा, चूंकि वो दयालु था तो उसने भाव और कम कर दिए बेचने के लिए, जिससे कि सब लोग उसको खरीद कर अपना गुजारा कर सके। यहाँ तक कि गेहूं न खरीद पा सकने वाले लोगों को वो मुफ्त में बांटने लग गया। बड़े दिल वाला था ना, तो मुफ्त में भी देने लग गया। उसके तीनों पुत्र उसके पास आए। क्यों आए? सबसे बड़े पुत्र ने क्या कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? हम लोग गेहूं को ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तो प्रॉफिट का टाइम है, आप अपना लॉस क्यों कर रहे हैं? सेठ ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और क्या कहा, प्रिय पुत्रों, ईमानदारी एक महान गुण है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन नष्ट नहीं होता है, जबकि बेईमानी से कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। उन्हें क्या बोला, अभी दूसरों का वक्त खराब है, हमारे पास पर्याप्त माल है, तो हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही पूरता है, बेईमानी से कमाया हुआ धन ऐसा ही नष्ट हो जाता है। बेटे थे, नहीं मानी उसकी बात। पुत्र इस बात से सहमत नहीं थे। सेठ ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम लोगों को ये सिद्ध करके दिखलाता हूँ कि वह अपना सारा धन लेकर नगर के सुनार के पास गया। पुत्रों ने कहा, नहीं पिताजी, ये तो सब ऐसे ही ऊंची ऊंची किताबों में लिखी हुई बातें, ऐसे कुछ होता नहीं है। सब बेईमानी का धन भी पूर जाता है, कौन लेके जाएगा? रहेगा तो अपने घर में ही ना, कौन लेके जाएगा? उन्होंने कहा, एक काम करता हूँ, मैं तुमको ये साबित करके दिखाता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, पिताजी के पास अनुभव है, इतना पुराना तजुर्बा है। सेठ ने क्या किया, अपना सारा धन लेकर गया सुनार के पास और उसको बोला कि आप इस पूरे धन के बदले मुझे एक सोने की ईंट बना कर दो। ठीक है। ईंट को लेकर वो सेठ अपने पुत्रों के साथ समुद्र पर गया और क्या किया, उसने उस ईंट को समुद्र के पानी में फेंक दिया। ओ माय गॉड, पूरी जिंदगी का कमाया हुआ धन उस एक ईंट में था, सोने की ईंट थी वो, और सेठ ने उसको समंदर में फेंक दिया। सभी पुत्र आश्चर्यचकित थे। उन्हें सोचा कि ये तो पागल हो गए पिताजी, इनको कुछ अकल ही नहीं चल रही है। पूरी कमाई जो थी जिंदगी की वो उन्होंने समंदर में फेंक दी। उन्होंने अपने पिता को इसके लिए डांटा, लेकिन सेठ था कि वो शांति से बैठा रहा। अब 2 दिन 4 दिन 6 दिन हुए। सेठ जो थे उनको और भी एक शौक था, उनको मछलियां बड़ी पसंद थी पालने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि एक मल्लाह जो नाव चलाता है, मछलियां पकड़ता है, उनके पास आया एक बड़ी असाधारण सी मछली लेकर। उन्हें कहा कि ये बड़ी अजीब सी मछली मुझे मिली है, आपको पसंद हो तो आप ले लीजिए। तो सेठ ने अपने पुत्रों को बुलाया कि देखो। उन्हें कहा ठीक है। फिर सेठ ने मल्लाह को बोला कि ये मछली को काट दो ताकि आज को ये बन जाए। और जब मल्लाह ने उस मछली के पेट को काटा तो उसमें से वो सोने की ईंट निकली। यह वही ईंट थी जिसको सेठ ने समुद्र में जल में फेंका था। कैन यू बिलीव इट? आप विश्वास कर सकते हैं? उसने तो ईंट फेंक दी थी ना, कोई जाकर दोबारा तो लाया नहीं था, मछली के मुंह में घुसाई नहीं थी, फेंक कर वो तो आ गया था। चिंता तो बेटों को थी। वो खाने वाली मछली जो उसको पसंद थी उसी मछली के पेट में आई। ये आश्चर्य की बात है। वहां उपस्थित उसके पुत्र यह देखकर अचंभित हो गए। तब सेठ ने अपने पुत्रों से क्या कहा, पुत्रों स्वयं देखो, ये सोने की वही ईंट है जिसे मैंने ईमानदारी से कमाया था और मैंने इसको पुनः प्राप्त कर लिया। यदि ये बेईमानी से कमाई होती तो शायद मैं इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था। तो पुत्रों ने भी अपना सिर हिलाकर सेठ की बात को स्वीकार किया और अपने पिता से क्षमा मांगी। तो इस पूरी कहानी को पढ़कर हमको ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है बेटा। धन देकर भी आप किसी की ईमानदारी नहीं खरीद सकते, मगर ईमानदारी से आप धन कमा सकते हो। ओके। फिर इसके बाद में देखिए बेटा, आपको एक और कहानी दी गई है, अकल की जीत। कौन सी कहानी दी गई है? अकल की जीत।
अकल की जीत में क्या दिया उन्होंने, ऐसे स्पेशल क्या है अकल की जीत में? यहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी है। एक दी है सच्ची मित्रता, वो कैसी होती है। फिर एक और कहानी दी है मिलजुल कर रहो। कहानी का हम जैसे ही नाम पढ़ते हैं, आधी से ज्यादा कहानी हमको वहीं पर समझ में आ जाती है, क्योंकि जब आप कोई भी गद्यांश लिखते हैं तो उसका टॉपिक जो होता है वो उसी से संबंधित और उसी का सार होता है। कई बार आपकी कहानी का जो नाम होता है वही उस कहानी का मोरल यानी कि नैतिक शिक्षा भी होती है। एक छोटी सी कहानी फिर आपके लिए पढ़ रही हूं, देखिए आपको दी गई है अकल की जीत। अकल की जीत में एक सिचुएशन दी गई है आपको। प्राचीन काल में देव और दानव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। देव और दानव मतलब, देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस बेटा। तो उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, हमेशा से नहीं थे। वो छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि देव और दानव ब्रह्मा जी के पास गए और क्या बोले कि ब्रह्मा जी आप ही बताइए हम दोनों में से कौन बुद्धिमान है, ये देवता लोग या हम राक्षस लोग। अब चूंकि भगवान ब्रह्मा ने तो दोनों को जन्म दिया था, उनने सोचा कि अगर इनके निर्णय मैंने कोई दिया और इनको पसंद नहीं आया तो ये दोनों लड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कहा कि इसका निर्णय मैं कल करूंगा, आप सभी लोग कल मेरे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित हैं। मतलब सारे देवता और सारे राक्षस जो दानव हैं वो कल मेरे घर भोजन करने आना। फिर मैं निर्णय करूंगा और भोजन के पश्चात मैं घोषणा करूंगा कि कौन सा दल अधिक बुद्धिमान है, देवताओं का ग्रुप या राक्षसों का ग्रुप। ठीक है। दूसरे दिन दोनों दल ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे। देवों के लिए अलग कमरा था और दानव के लिए अलग कमरे में व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं वो साथ में बैठ के खाना तो नहीं खाएंगे। अब भोजन करने के लिए उन दोनों को दलों को अलग अलग रूम में बिठाया गया, एक इस कमरे में एक इस कमरे में। आमने सामने देखिए बिठा दिया, बीच में जो है टेबल लगी थी, लड्डुओं से भरे थाल भी सजे हुए थे। भगवान ब्रह्मा बारी बारी से दोनों कमरे में गए और खाना भोजन शुरू होने से पहले उन्होंने एक घोषणा की, आप लोगों को ये लड्डू खाने हैं, शर्त सिर्फ ये है कि न तो आप अपनी कोहनी को मोड़ेंगे और ना ही थाली में मिठाई का एक कण छोड़ेंगे, और जो दल इस कार्य में सफल होगा उसके पक्ष में मेरा निर्णय जाएगा। शर्त क्या थी, आपको ये जो लड्डू है इसको खाना है, लेकिन आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए और थाली के अंदर एक भी कण लड्डू का टुकड़ा छूटना नहीं चाहिए। आप विश्वास कर सकते हैं, बिना हाथ को, बिना ऐसा कोहनी को मोड़े हम अपना हाथ अपने मुंह तक कैसे लेके जाएंगे? खाना खाने के लिए या भोजन को मुंह तक पहुंचाने के लिए हमें अपने हाथ को मोड़ना तो पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, ऐसे ऐसे करके आप खाना खा सकते हैं क्या? अपने मुंह तक तो नहीं ला सकते हैं। ये शर्त भी पूरी करनी है। ठीक, जो भी ये कर पाएगा वो बुद्धिमान। ये कहकर ब्रह्मा वहां से चले गए और बाहर से दरवाजे बंद कर दिए दोनों कमरे के। सब देव एकत्रित होकर सोचने लगे। बहुत सोच विचार के पश्चात वे लोग एक दूसरे के सामने बैठ गए और बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को खिलाने लगे। देखिए, दिख रहा है? हाँ, उन्होंने अपना भोजन कम समय में शांतिपूर्वक संपन्न कर लिया। बुद्धि बड़ी चीज होती है। दूसरी तरफ दानवों के कक्ष में क्या हुआ? वे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से सोच रहे थे। वे लड्डुओं को उछालते और नीचे स्वयं अपना मुंह लाकर उसको खाने की कोशिश करते। कभी वे सफल हो जाते, एक आध लड्डू मुंह में आ जाता, और कभी लड्डू जमीन पर गिर जाता, कभी लड्डू उनके सिर पर गिरकर फूट जाता, कभी उनके मुंह, नाक, कान, गर्दन से टकराकर फूट जाता, और कुछ ही समय में वो सारा कमरा लड्डू के कणों से भर गया। अंत में भगवान ब्रह्मा ने दोनों दलों को इकट्ठा किया, एक दूसरे के कमरे की हालत भी दिखाई।
अपने आप को देखकर बताओ कि कौन अधिक बुद्धिमान है। एक दल एक दूसरे की सहायता करके सफल हो गया और दूसरे दल ने उसे अपना व्यक्तिगत रूप से करने का प्रयास किया और परिणाम आपके सामने है। ये नहीं कि मैं कुछ निर्णय नहीं लूंगा, आप स्वयं अपना हाल देखिए और आप खुद ही बताइए कि आप बुद्धिमान है या आपके सामने वाला दल। तो सीधी सी बात थी, राक्षस या जो दानव थे उनको अपनी हार स्वीकार करना पड़ी और ये मानना पड़ा कि जो देव दल है वह बुद्धिमान है और वह झगड़ा वहीं पर खत्म हो गया। तो इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमने क्या सीख लेते हैं कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करें, सहयोग करें, तो हम किसी भी महान कार्य को कर सकते हैं। ये तो एक सिर्फ खाना खाने की बात थी, अपना भोजन देने की बात थी। अगर सीधी सी बात है, आप जब कोहनी नहीं बोल रहे, आप सामने वाले के मुंह में दे रहे हैं तो वो भी आपके मुंह में देगा, खाना भी आपको मिल गया और शर्त भी पूरी हो गई। तो हर कहानी कहीं न कहीं अंत में किसी शिक्षा पर समाप्त तो होती ही है। इसी प्रकार पेज नंबर 172 पर देखिए बेटा, आपको 5 कहानियां दी गई हैं और उसके लिए हमें संकेत दिए गए हैं। निम्नलिखित संकेत के आधार पर कहानी लिखिए। अब संकेत के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है? संकेत के आधार पर कहानी लिखिए का मतलब होता है कि हमें कहानी लिखना है, उसके लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं। उन बिंदुओं को हम अपने दिमाग से, अपने कल्पना शक्ति के द्वारा आगे बढ़ाकर कहानी लिख सकते हैं। तो एक कहानी जैसे हम आपको लिखकर बताते हैं, फिर एक कहानी तो आप स्वयं लिख लेंगे सभी। जैसे कहानी है पहली, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, है ना। एक लालची कुत्ता दिया है। लालची कुत्ता तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है। एक कुत्ता जिसको रोटी मिलती है वो उसको लेकर भागता है, फिर रास्ते में एक नाला आता है तो वो जब पुल पर से नीचे झाँकता है तो उसको ऐसा लगता है कि नीचे एक और कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी है। सुनिए सबने वाली कहानी? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सुनी है, कुछ ने इंग्लिश में पढ़ी होगी और बहुत से बच्चों ने हिंदी में भी सुनी होगी। ऊपर जो पहला नंबर है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे संकेत के द्वारा, एक बिल्ली चूहों को मारकर खा जाती है। चूहों को मारकर खा जाती थी। जिससे चूहों में डर फैल गया। डर फैल गया तब क्या हुआ? चूहों की सभा बुलाई गई। तब चूहों की सभा बुलाई गई। देखिए बेटा, संकेत के द्वारा कहानी लिखने का मतलब होता है कि कुछ जो वाक्य हैं या शब्द हमको जो संकेत में दिए हम उन्हें प्रयोग कर लेते हैं और कुछ शब्द हम अपने द्वारा उसमें जोड़ लेते हैं। अब सभा बुलाई गई तो क्या हुआ? सभी चूहों जो है वो बिल्ली से, सभी बिल्ली से छुटकारा पाने का उपाय सुझाने लगे।
सुझाने लगे, है ना, ये हो गया। रिक्त स्थान, एक चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की युक्ति सुझाई। तो एक चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की युक्ति सुझाई। पूर्ण विराम। अब कहानी को हमें आगे भी बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ेगी देखिए। हाँ, पुस्तक में दिए हुए वाक्यों को ही प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा उसमें अपने मन से कुछ शब्द वाक्य जोड़ लेते हैं। युक्ति तो सुझा दी गई, उसमें से एक बूढ़े चूहे ने प्रश्न उठाया कि कैसे और किस प्रकार घंटी बांधी जाए। सारे चूहे चुप रहे। इस प्रश्न पर सारे चूहे कैसे हो गए थे? चुप हो गए थे। उसी समय क्या हुआ? बिल्ली का आगमन हुआ और सारे चूहे भाग गए। या हम ये भी लिख सकते हैं कि उसी समय वहां बिल्ली आई और उसे देखकर सारे चूहे भाग गए। आगमन हुआ और सभी चूहे भाग गए। अगर आपको कहानी लिखना बहुत अच्छे से नहीं आता है बेटे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको जो संकेत दिए गए हैं उनको प्रयोग करके भी अपनी कहानी बना सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। उन संकेतों को केवल आपको यूज करना है। हल्का सा आप अपने शब्दों या वाक्यों में अंतर करके या उसको यूज करके या नयापन लाकर भी अपनी कहानी को पूरी कर सकते हैं। एक गरीब लकड़हारे की कहानी आपको दी गई है। गरीब लकड़हारे की आपने सुनी होगी ना। लकड़ी काटने जाता है, फिर उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। पहली बार में पानी के देवता आते हैं तो वो कहते हैं कि ये वाली, दूसरी वाली मेरे को भी नहीं बोलता है। तीसरी बार उसकी कुल्हाड़ी लाते तो बोलते हैं हाँ ये लोहे वाली मेरी है। देवता खुश होते हैं और उसको क्या करते हैं, सोने चांदी और तीनों कुल्हाड़ियां उसको दे देते हैं। तो यही कहानी थोड़ी सी बदलकर हमको इसमें जलपरी के रूप में दी गई है, तो आप उस भी अपने शब्दों में पूरी कर सकते हैं। हाँ, कुछ विषयों पर हमें कहानी लिखने को दी गई है। इस कार्य को हम लोग अपने होमवर्क में करेंगे। तो आज का जो कहानी लेखन का विषय है वो यहाँ समाप्त होता है बेटा। क्योंकि हमने आपको सिर्फ ये बताया कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी क्यों जरूरी होती है, कहानी लेखन से क्या फायदे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको सिर्फ कहानी सुनना और कहानी बनाना आती थी। अब आप अपनी कहानी भी मन से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों,
आज मैं यहीं विदा लेती हूँ। अगली बार हम पुनः एक नए विषय के साथ अपनी हिंदी की कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे स्वस्थ रहें और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। बाय बाय बच्चों।